तो टेस्ट योर नॉलेज चैप्टर 3 का प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो XY लिमिटेड जो क्वेश्चन है, अच्छा पहले ये चीज समझ लेते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है सर्विस कौन सा है या फिर गुड्स, जो भी है, ठीक है। सर्विस है या गुड्स है, गुड्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर्विस कौन सा है, सर्विस में आपको ध्यान देना है। सर्विस में जैसे गुड्स में भी है स्पेशल केसेस, बट उसमें कुछ खास कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सर्विस में जो स्पेशल है, स्पेसिफाइड केसेस है, उनके लिए अलग लिखा गया है। उस केस में यही होगा प्लेस ऑफ सप्लाई, तो आपको वही बताना है, ठीक है। और फिर एक जनरल प्रोविजन, ठीक है, एक स्पेसिफिक प्रोविजन है और एक जनरल प्रोविजन है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट जो ध्यान रखना कहीं भी, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। अगर ये दोनों इंडिया में है तब तो गुड्स के केस में सेक्शन 10 और सर्विस के केस में सेक्शन 12, ठीक है। अगर ये दोनों में से कोई भी इंडिया में नहीं है, एक भी पर्सन, ठीक है, दोनों बाहर, तब तो कोई मतलब ही नहीं है, तब तो इंडिया से कोई मतलब ही नहीं है, दोनों बाहर हो जाएगा। तो दोनों में से कोई एक इंडिया में है और एक बाहर है, तो आप इसमें सेक्शन 11 और सेक्शन 13 समझ गए। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। XY लिमिटेड रजिस्टर्ड इन राजस्थान, ठीक है। तो ये बंदा लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट है, बेसिकली वी रिसीव्ड लीगल सर्विसेज, ठीक है। अब लीगल सर्विसेज क्योंकि किसी भी स्पेसिफाइड प्रोविजन में कवर नहीं है, तो यहां पे लगेगा जनरल प्रोविजन, ठीक है। फ्रॉम एन अटर्नी इन यूके, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर कहां है, यूके में, समझ में आ गया, जो कि अनरिलेटेड है। तो हमें पता है इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फॉर द कंसिडरेशन whether or not for the business purpose, it shall be treated as supply of service, ठीक है। सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा अगर फॉर कंसिडरेशन इंपोर्ट किया गया है, अब वो बिजनेस पर्पस के लिए है कि नहीं है, ठीक है। पर उसके पहले आता है कि इंपोर्टेशन क्या है, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस क्या है। तो उसका डिफिनेशन में 3 कंडीशन है, ठीक है। क्या है 3 कंडीशन? सबसे पहले लोकेशन ऑफ सप्लायर, जो कि आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, ठीक है। लोकेशन ऑफ सप्लायर आउटसाइड इंडिया। उसके बाद क्या है, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इन इंडिया, ठीक है। और प्लेस ऑफ सप्लाई इन इंडिया, ठीक है। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तो आपका इंपोर्ट ऑफ सर्विस होता है। तो ये क्वेश्चन इंपोर्ट ऑफ सर्विस का है कि नहीं, उसके लिए 3 कंडीशन देखना पड़ेगा। तो क्या पहला कंडीशन सेटिस्फाई है? हाँ है, यूके में है। क्या दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई है? हाँ है, क्योंकि वो राजस्थान में है। तीसरा कंडीशन, यही तो हमें अभी पता करना है, ठीक है। चलिए पता करते हैं। इन रिलेशन टू रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क इन यूके, अ कंसिडरेशन ऑफ £8,000 was paid by company to the attorney in UK, ठीक है। अब क्योंकि ये जनरल प्रोविजन में कवर है, जहां पर आइदर लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया, then the place of supply shall be the location of recipient, ठीक है। अगर लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट नहीं निकाल पाते हैं तो क्या होता है, लोकेशन ऑफ सप्लायर हो जाता है उस केस में, ठीक है। बट अभी क्या होगा, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट कहां है, राजस्थान। तो प्लेस ऑफ सप्लाई इन इंडिया, तो सेटिस्फाई हो गया। तो ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस है और प्लेस ऑफ सप्लाई कहां पर है, इंडिया में, राजस्थान में, समझ गए। एज पर जनरल प्रोविजन, एज पर सेक्शन 13, ठीक है। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तो वही था कि प्लेस ऑफ सप्लाई है कि नहीं है, ठीक है। अब आता है क्या रिवर्स चार्ज में टैक्स देना पड़ेगा। तो आरसीएम एप्लीकेबल होगा कि नहीं, इसके लिए हम कहा जाएंगे, आरसीएम वाले सेक्शन में। और आरसीएम वाले सेक्शन में कहा गया था लीगल सर्विसेज टू अ बिजनेस एंटिटी located in taxable territory shall be liable to tax under reverse charge mechanism, ठीक है। तो आरसीएम एप्लीकेबल होगा, समझ गए। मतलब द पर्सन हु लायबल टू पे टैक्स इज XY लिमिटेड। तो ये तो उस पे था ना, ठीक है, लीगल सर्विसेज और एडवोकेट देता है वहां से, ठीक है।
तो वो तो तब था ना जब ये इंडिया में होता, ठीक है, पर ये तो इंडिया में है नहीं, तो कौन सा सेक्शन से बोला जाएगा? तो एक और सेक्शन था, वो क्या कहा था? किसी भी सर्विस के लिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, किसी भी सर्विस के लिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, वो कौन सेक्शन था? वो सेक्शन था when the supplier of service is located in non-taxable territory and the recipient of service is located in taxable territory, ठीक है, the person who liable to pay tax shall be the recipient of service। याद आया? तो उस सेक्शन के हिसाब से ये आरसीएम में आएगा, ना कि उस सेक्शन के हिसाब से। किस हिसाब से? लीगल सर्विसेज वाला सेक्शन था ना, लीगल सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, उस सेक्शन से इसका आंसर मत दे दीजिएगा, ठीक है, समझ गए? तो ये उसमें कवर होगा। उसके बाद आपके दिमाग में आ रहा होगा लीगल सर्विसेज तो एग्जम्प्ट है, तो जब एग्जम्पशन लिस्ट पढ़िएगा तो आप ध्यान दीजिएगा लीगल सर्विसेज इंडिविजुअल को एग्जम्प्ट है, ठीक है। दूसरा बिजनेस एंटिटी को भी एग्जम्प्ट है, लेकिन किस केस में? वहां कंडीशन है, बिजनेस एंटिटी के केस में कंडीशन है कि बिजनेस एंटिटी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में उसका एग्रीगेट टर्नओवर जो थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन है उससे कम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ एक एजम्पशन है कि एक्सवाई लिमिटेड का प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में जो टर्नओवर था वो 20 लाख से ज्यादा है, इसलिए एक्सवाई लिमिटेड उस एग्जम्पशन के लिए एलिजिबल नहीं है, तो आरसीएम में टैक्स पे करेगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। दामनी इंडस्ट्री हैज रिक्रूटेड सुपर इवेंट प्राइवेट लिमिटेड। अब यहां पे सबसे फर्स्ट काम क्या बोला था? लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट कहां है? तो देखिए दामनी कहां पे है और लोकेशन ऑफ सप्लायर, ये सप्लायर है, और सर्विस क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट। और आपको जहां तक पता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दिया गया, अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दिया गया तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ही प्लेस ऑफ सप्लाई होता है। अगर दोनों इंडिया में है तो उस वाले केस में, तो यहां पे देखते हैं ये सप्लायर तो इंडिया में है, ठीक है, ये तो इंडिया में है, गुजरात में है। ऑर्गेनाइजिंग ग्रैंड पार्टी फॉर द लॉन्च ऑफ इट्स न्यू प्रोडक्ट इन बेंगलुरु, इवेंट कहां हो रहा है? बेंगलुरु में। अगर दामनी इंडस्ट्री अनरजिस्टर्ड हुआ तो प्लेस ऑफ सप्लाई बेंगलुरु हो जाएगा, ठीक है, प्लेस वेयर द इवेंट हेल्ड, ठीक है। दामनी इंडस्ट्री इज रजिस्टर्ड इन मुंबई, दामनी इंडस्ट्री भी, तो ये भी मुंबई में है, तो इस हिसाब से दोनों इंडिया में है, तो सेक्शन 12 के हिसाब से आंसर होगा, ठीक है। और उसमें भी स्पेसिफाइड केसेस वाले से आंसर होगा, ठीक है, स्पेसिफिक प्रोविजन जो था वहां से आंसर दिया जाएगा। डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय सुपर इवेंट लिमिटेड टू दामनी इंडस्ट्रीज। तो बेंगलुरु तो होगा नहीं, रजिस्टर्ड है, तो क्या हो जाएगा? मुंबई, समझ गए? Will your answer be different if product launch party is organized at Dubai? तो जब तक बंदा रजिस्टर्ड है तब तक वो बाहर भी होगा, तो भी आंसर क्या होगा? मुंबई। हाँ, अगर बंदा अनरजिस्टर्ड है तो उस केस में, पहले वाले केस में बेंगलुरु, और दूसरे वाले केस में ये बंदा लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट हो जाता है, ठीक है। अनरजिस्टर्ड वाले के केस में दो दो चीजें हैं, अगर इंडिया में इवेंट हुआ तो प्लेस वेयर द इवेंट एक्चुअली हेल्ड, और इंडिया के बाहर हुआ तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, समझ गए? प्रियंका सेल्स ऑफ पुणे महाराष्ट्र इंटर इनटू एन एग्रीमेंट टू सेल गुड टू बिशप इंटरप्राइजेस ऑफ बरेली उत्तर प्रदेश, ठीक है। फर्स्ट पार्ट, दोनों दोनों का दोनों इंडिया में है, एक पुणे में एक उत्तर प्रदेश में है, तो इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें एक चीज पता चला, फर्स्ट थिंग, कि ये सेक्शन 10 से आंसर होगा। कैसे? क्योंकि लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, सॉरी सप्लायर और लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट दोनों इंडिया में है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। Whilst the good were being packed in Pune godown for Priyanka sale, जब सामान पैकिंग ही हो रहा था, बिशत बोला, ठीक है, बिशत बोला कि बिशत को मैंने ऑर्डर मिला साहिल प्राइवेट लिमिटेड से, जो कि कर्नाटका में है, ठीक है। तो बिशत ने कहा कि सामान मुझे ना भेज करके साहिल को ही भेज दो। तो इस केस में दो सप्लाई होगा, पहला प्रियंका से बिशत को और दूसरा बिशत से साहिल को, ठीक है। तो इसका आंसर जो दिया जाएगा
इसका आंसर दिया जाएगा उस सेक्शन से जो ये कहता है वेयर द गुड्स आर, क्या कहते हैं वैस, हाँ, इन केस वेयर गुड्स आर सप्लाइड टू द रिसिपिएंट और डायरेक्शन ऑफ अ थर्ड पर्सन। ठीक है, रिसिपिएंट कौन है यहाँ पे गुड्स का? साहिल। इसको गुड्स मिला किसी थर्ड पर्सन के डायरेक्शन पे, इसे कहते हैं बिल टू शिप मॉडल। तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई होगा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ सच थर्ड पर्सन। तो पहले वाले केस का जो प्रियंका सेल और विशद के बीच था, उस वाले का प्लेस ऑफ सप्लाई होगा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ विशद इंटरप्राइजेस। तो विशद इंटरप्राइजेस बरेली उत्तर प्रदेश में है, तो पहला का आंसर होगा बरेली उत्तर प्रदेश। दूसरा सप्लाई विशद और साहिल के बीच जो हुआ, ठीक है, इसमें कहा जाएगा वेयर द सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड, द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन वेयर द मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट्स फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग द गुड अवेलेबल टू द रिसिपिएंट। तो इस केस में आपका शिमोग कर्नाटका हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर ही मूवमेंट टर्मिनेट हुआ गुड्स का। आया समझ में? तो इस केस में दो सप्लाई है, पहला पी से बी को और दूसरा बी से एस को। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पे आपको सर्विस आइडेंटिफाई करना है पहले। ठीक है, मुजिकेरा प्राइवेट लिमिटेड ओन्ड बाय नीतीश दानी, तो उससे फर्क नहीं पड़ रहा, हमारा ये जो है मुजिकेरा प्राइवेट लिमिटेड, ये पर्सन है यहाँ पे। ठीक, ये है पर्सन, उसको कौन होल्ड कर रहा है, कौन ओन कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है मुझे। ठीक है, विशेष टू ऑर्गेनाइज नीतीश दानी म्यूजिक कंसर्ट, वो चाहता है कंसर्ट ऑर्गेनाइज कराना, कहाँ? हरियाणा में। ठीक है, कोई बात नहीं। मुजिकेरा प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड कहाँ है? लुधियाना, पंजाब में। enters into a contract with an event management company सुप्रिया प्राइवेट लिमिटेड, वो कहाँ है? दिल्ली में। for organizing the said music concert at an agreed consideration of 10 लाख, 10 लाख रुपए के कंसिडरेशन पे बात हुआ। तो यहां पे क्या सर्विस है? यहां पे है मुजिकेरा प्राइवेट लिमिटेड, जो कि है रिसिपिएंट, और लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट कहाँ है? इंडिया में। ठीक है, दूसरा है सुप्रिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, जो कि लोकेशन ऑफ सप्लायर है यहाँ पे, और वो क्या है? इंडिया में। ये फर्स्ट सप्लाई है। फर्स्ट सप्लाई क्या है? फर्स्ट सप्लाई है सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट, जो सुप्रिया प्राइवेट लिमिटेड ने मुजिकेरा प्राइवेट लिमिटेड को दिया है, और मुजिकेरा प्राइवेट लिमिटेड ने कंसिडरेशन दिया है 10 लाख। समझ गए? अब आपको पता है अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट का सर्विस दिया जाए, तो उस केस में लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट होता है, में लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन कहा जाता है उस केस में, लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन। तो ये रजिस्टर्ड कहाँ था? ये रजिस्टर्ड कहाँ था? तो वो अभी शायद क्वेश्चन में नहीं बोला गया कहाँ। हाँ, ये यहाँ बोला गया लुधियाना, पंजाब। तो ये थे पंजाब में, और ये कहाँ था? दिल्ली में। अब क्या है कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गया? पंजाब, और लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या हो गया? दिल्ली। तो अब ये क्या हो गया? इंटर स्टेट सप्लाई। समझ में आया? क्योंकि ये इंटर स्टेट सप्लाई हो गया, तो अब क्या होगा? आईजीएसटी लगेगा 10 लाख पे 18% से 1,80,000। ये आपका फर्स्ट सप्लाई था। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर। अब चलते हैं दूसरे सप्लाई पे। सुप्रिया प्राइवेट लिमिटेड बुक्स द लॉन ऑफ होटल डमडम गुरुग्राम रजिस्टर्ड इन हरियाणा। तो यहां पर हमारा रिसिपिएंट कौन है? सुप्रिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि दिल्ली में था, और उसने सर्विस क्या लिया? बाय वे ऑफ अकोमोडेशन फॉर ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट। ठीक है, और वो किसने दिया? होटल दमदम ने। ठीक है, और वो कहां पे था? गुरुग्राम में। कहां था? गुरुग्राम में, क्योंकि ये गुरुग्राम में था, जो कि हरियाणा में फॉल करता है। ठीक है, तो आपको पता है बाय वे ऑफ एकोमोडेशन फॉर ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट के केस में लोकेशन वेयर द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड,
तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी कहाँ लोकेटेड है? हरियाणा में। और होटल डमडम रजिस्टर्ड कहाँ है? हरियाणा में। तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा? इंट्रा स्टेट सप्लाई। और CGST और SGST लगेगा 9% से 4 लाख में। आया समझ में? तो हम प्लेस ऑफ सप्लाई क्यों निकालते हैं? हम प्लेस ऑफ सप्लाई इसलिए निकालते हैं ताकि हम बता सके कि इंटर स्टेट है कि इंट्रा स्टेट है। ठीक है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस है कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है, ये भी पता करने के लिए। वो तो मालूम है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ सर्विस दोनों इंटर स्टेट सप्लाई के अंदर ही आते हैं बॉर्डर टर्म में। ठीक है। अब आते हैं तीसरे सर्विस पे, जो कि मुजिकेरा प्राइवेट लिमिटेड ने दिया। किसे? मिस्टर ABCDEFG, जो भी उस इवेंट में आना चाहता था, उसके लिए मुजिकेरा प्राइवेट लिमिटेड ने 5000 चार्ज किया। कितना चार्ज किया? 5000 पर टिकट। और 400 टिकट बिके, मतलब 20 लाख रुपए के। ठीक है। अब इस केस में क्या होता है? सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ एडमिशन टू एन इवेंट। इस केस में कहा गया था लोकेशन वेयर द इवेंट एक्चुअली हेल्ड, या प्लेस वेयर द इवेंट एक्चुअली हेल्ड। तो इवेंट कहां हेल्ड हुआ? तो अपना मुजिकेरा तो है पंजाब में, बट इवेंट कहां हेल्ड हो रहा है? हरियाणा में। तो यहां क्या लगेगा? IGST। 20 लाख पे IGST लगेगा। ठीक है। और उसका होगा कितना आपको? 9 लाख, सॉरी 20 लाख पे लगेगा तो कितना हो जाएगा? निकाल लीजिए। 360, 18%। ठीक है। 18% से लगेगा 3,60,000 रुपया। आया समझ में कैसे हुआ? तो क्वेश्चन में सबसे पहले देखना है कि सर्विसेज कितने हैं। यहाँ 3 सर्विसेज थे। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना इस तरह के क्वेश्चनों में कि सर्विसेज कौन कौन से हैं, सप्लायर कौन है, रिसिपिएंट कौन है हर केस में। ठीक है। और फिर क्वेश्चन काफी इजी हो जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहाँ पे क्या है? RST इनकॉर्पोरेटेड, अ कॉर्न चिप्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो कि USA में है, intend to launch its product in India. However, the company wishes to know the taste and sensibility of Indian before launching its product in India. For this purpose, RST Incorporated has approached ABC Consultant Mumbai. तो हमें पता चल गया ये है रिसिपिएंट और ये है इंडिया के बाहर, और ये है सप्लायर और ये है इंडिया में। तो ये बेसिकली कवर होगा सेक्शन 13 में। और काहे की जो सर्विस ये दे रहा है, कौन सर्विस दे रहा है? सर्वे का सर्विस दे रहा है। सर्वे का सर्विस दे रहा है, सर्वे कर रहा है उसके लिए। और ये कहीं भी स्पेशल स्पेसिफाइड प्रोविजन में कवर नहीं है, तो जनरल प्रोविजन अप्लाई होगा। और उसमें कहा गया था लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई USA हो जाएगा। वो तो सोचना ही नहीं है कुछ। लेकिन इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था, सर्वे इज टू बी सोनली बेस्ड ऑन ओरल रिप्लाईज। उससे कोई मतलब नहीं, इरेलेवेंट पॉइंट है, कोई मतलब नहीं, हो गया काम खत्म। ABC कंसल्टेंट विल पेड इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज। पहला पार्ट तो हमने निकाल लिया कि वैसे होगा। सेकंड पार्ट बोला एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का 5 कंडीशन है। पहला क्या है? लोकेशन ऑफ सप्लायर इन इंडिया। ठीक है। दूसरा क्या है? लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, जो कि आउटसाइड इंडिया। ठीक है। तीसरा क्या है? प्लेस ऑफ सप्लाई, जो कि क्या होना चाहिए? आउटसाइड इंडिया। और अपने केस में ये कहां पर है? USA में है। चौथा क्या है? कंसिडरेशन रिसीव्ड इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज और इन इंडियन रूपी वेयर एवर परमिटेड बाय RBI। तो कंसिडरेशन, क्या कंसिडरेशन का कंडीशन सेटिस्फाई हो चुका है? तो हाँ, यहां लिखा हुआ है। पांचवा क्या है? नॉट मियरली द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। नॉट मियरली द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन एज पर सेक्शन 8 एक्सप्लेनेशन 1। ठीक है। तो इस हिसाब से निकल के आया कि हाँ, ये पांचों कंडीशन सेटिस्फाई है, तो ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस तो है। ठीक है। तो ये हुआ आपका प्लेस ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन 1 to 5।
10 क्वेश्चन है शायद, तो नेक्स्ट पार्ट में 6 से लेकर 10 तक हम लोग कर लेंगे। चलिए, हाँ देखिए क्या है कि अगर आप इंटरमीडिएट में, ठीक है, तो आपसे ज्यादातर न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, आपको उसी से क्वेश्चन आ रहा, पर जब आप फाइनल में है तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, क्या न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन तो रहेंगे लेकिन वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड रहेंगे। आप ये नहीं कर सकते ना कि मैं प्लेस ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन बस प्लेस ऑफ सप्लाई में आएगा, नहीं। हो सकता है कि वहां पे एग्जम्पशन, आरसीएम, ठीक है, टैक्स लायबिलिटी, मिक्स क्वेश्चन आ सकता है इसी से, या फिर इसका क्वेश्चन आपको आईटीसी में आ सकता है, आईटीसी वाले चैप्टर में या पेमेंट ऑफ टैक्स वाले में, उन चैप्टरों में इंटीग्रेट रहता है। आपको बहुत जरूरी है ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहने का, आरसीएम, एग्जम्प्ट, और कब इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट होगा। अगर ये चीज आपके क्लियर नहीं है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि आपको वो क्वेश्चन के अंदर इसे भी लेगा, इसे भी आएगा, और ये तो रहेगा ही। आपको बोल देगा कि यहां से सामान परचेस किया, यहां से वो किया, और खासकर ये प्लेस ऑफ सप्लाई, ये भी अगर ये चैप्टर आपके सही नहीं है, मतलब ये इस पर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आपको दिक्कत होगा एग्जाम में। कैसे दिक्कत होगा? वो क्वेश्चन में इस तरह से सेट करेगा ना कि आपको उस आईटी से ये क्वेश्चन में पहले प्लेस ऑफ सप्लाई पता करना होगा, उसके बाद आपको फिर वहां पे आपको इनपुट आईजीएसटी मिलेगा कि इनपुट सीजीएसटी मिलेगा कि एसजीएसटी मिलेगा, ये पता करना होगा। तो क्वेश्चन इस तरह से रहेगा। तो कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे क्वेश्चन रहता है, इसलिए कॉन्सेप्ट को जितना हो सके आप अच्छा करिए, ठीक है। चलिए।